हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण, जिसे नरमपंथी चरण भी कहा जाता है, इस पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यह विषय प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत तो 1870 के दशक से ही भारतवर्ष में राष्ट्रवादी आंदोलनों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, जो देश में बढ़ रही राजनीतिक चेतना का परिचायक थी। इसकी अभिव्यक्ति देश भर में एवं ब्रिटेन में स्थापित हो रहे राजनीतिक संगठनों के रूप में हो रही थी। वैसे तो संगठित स्तर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलनों की शुरुआत वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू होती है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही भारत में और ब्रिटेन में राजनीतिक संगठन भारतीय नेताओं ने स्थापित करने शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक और राष्ट्रवादी संगठन स्थापित हो रहे थे, उन पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, पहला जो मुख्य राजनीतिक संगठन था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लंदन में इस संगठन की स्थापना की थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। संस्थापक इसके आनंद मोहन बोस थे और इन्होंने भी लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। तीसरा संगठन पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1876 में हुई और एस.एस. चिपलुनकर, जी.बी. जोशी और गोविंद रानाडे ने इस संगठन की स्थापना की थी और इसकी स्थापना पूना में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन चौथा महत्वपूर्ण संगठन था। 1876 में इसकी स्थापना इसकी भी की गई थी। आनंद मोहन बोस और एस.एस. बनर्जी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। मद्रास महाजन सभा पांचवा महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, राष्ट्रवादी संगठन था। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी और इसके संस्थापक बी.एस. अय्यर, एम.बी. राघवाचारी और आनंद चार्लू, इन्होंने मिलकर के इस संगठन की स्थापना की थी और स्थापना इसकी मद्रास में की गई थी। छठा जो महत्वपूर्ण संगठन था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी भी स्थापना 1885 में की गई थी। संस्थापक फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी थे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि संगठनात्मक स्तर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। स्थान जो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई था, जो वर्तमान मुंबई है। प्रथम अधिवेशन में या स्थापना अधिवेशन में इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संस्थापक सचिव इस संगठन के ए.ओ. ह्यूम थे। अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें। अब कांग्रेस के नेतृत्व में जिन राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का संचालन किया गया, उन्हें नेतृत्व और कार्य पद्धति के आधार पर, अर्थात रणनीति के आधार पर 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ये चरण है, प्रथम चरण 1885 से, अर्थात कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक।
द्वितीय चरण 1905 से लेकर के 1919 तक और तृतीय चरण 1919 से 1947 तक का चरण है। इसे गांधीवादी युग भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में प्रथम चरण से संबंधित प्रमुख तथ्यों पर विचार करते हैं। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण जो 1885 से 1905 के बीच का चरण है, इसको नरमपंथी आंदोलनों का दौर भी कहा जाता है। इस अवधि में कांग्रेस की रणनीतियों पर नरमपंथी राजनीति प्रभावी रही, जो तत्कालीन कांग्रेस की संरचनात्मक कमजोरियों, तत्कालीन परिस्थितियों और आरंभिक नेताओं की जो मान्यताएं थी उससे निर्देशित थी। तो सबसे पहले हम लोग कांग्रेस की संरचनात्मक कमजोरियों पर विचार करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वस्तुतः मध्यम वर्ग की ही संस्था थी। इसके अधिकांश सदस्य जो थे वो पेशे से वकील थे और जातियों में ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रांतीय स्तर पर अगर प्रतिनिधित्व की बात करें कि कांग्रेस में प्रतिनिधित्व किसका था, तो प्रांतीय स्तर पर बंगाल, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का ही इसमें अधिक प्रतिनिधित्व था। अर्थात शुरुआती समय में कांग्रेस जो है सो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। अर्थात समूचे देश से जो सदस्य थे इसके, वे समूचे देश से संबंधित नहीं थे। इससे अधिकांश सदस्य जो थे वो बंगाल, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों से ही संबंधित थे। अब तत्कालीन परिस्थितियों पर जरा विचार करें। तो इस अवधि में भारत में राष्ट्रवाद जो था वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। अतः कांग्रेस की तत्कालीन संरचनात्मक जो स्थिति में संगठित स्तर पर क्रांतिकारी जनांदोलन प्रारंभ करना इस समय असंभव था। दूसरा कि ब्रिटिश सरकार जो पूर्णतः अपने हितों की पूर्ति हेतु प्रयासरत थी, ऐसे किसी भी आंदोलन को आसानी से उसका दमन कर सकती थी। तीसरा, इसके अतिरिक्त उस समय संगठित जनांदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस के पास आर्थिक आधार नहीं था। इसके जो नेता थे वे अपनी ही कमाई पर निर्भर थे। तो ये तत्कालीन परिस्थितियां थी। अब नरमपंथियों की कुछ मान्यताएं भी थी। अर्थात जो आरंभिक राष्ट्रवादी नेता थे उनकी अपनी कुछ मान्यताएं थी, उन पर विचार करें। तो मान्यता यह भी है कि प्रारंभिक नरमपंथी संभवतः सरकार के औपनिवेशिक स्वरूप को समझने में भूल किए थे, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार काफी न्यायप्रिय है। और दूसरी कि भारतीय अभी स्वराज प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखते हैं, अतः भारतीयों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए ब्रिटिश शासन का बने रहना जरूरी है। एक मान्यता उनकी यह थी। इसी प्रकार उनकी यह भी मान्यता थी कि भारतीयों के कल्याण एवं भारत के चहुमुखी विकास के लिए पाश्चात्य शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश पूंजी निवेश आवश्यक है। अब हम लोग जो आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन था, तो जो नरमपंथी नेता थे उनके रणनीति और कार्य पद्धति पर विचार करते हैं। तो जो उपरोक्त कमजोरियां थी कांग्रेस की और जो राष्ट्रवादी नेताओं की मान्यता थी, इसके कारण इस चरण में राष्ट्रवादियों ने क्रांतिकारी परिवर्तनों के बजाय वैधानिक आंदोलनों के माध्यम से नियमबद्ध एवं क्रमिक प्रगति में आस्था तथा शासन की न्यायप्रियता में विश्वास व्यक्त किया। इसके अंतर्गत इन्होंने प्रार्थना पत्रों, शिष्टमंडलों को ब्रिटेन भेजकर एवं विभिन्न प्रस्ताव पारित कर सरकार को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने की नीति अपनाई तथा संबंधित सुधार की इन्होंने मांग की। साथ ही क्रमिक रूप से भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने का लक्ष्य भी आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वीकार किया। अर्थात क्रांतिकारी परिवर्तनों के बजाय इन्होंने सुधारात्मक रुख अख्तियार किया। अर्थात वे भारतीय समस्याओं से सरकार को अवगत करा करके उसमें सुधार की मांग
प्रार्थना पत्रों और शिष्टमंडलों को भेज करके ब्रिटेन में ये उसका निराकरण करवाना चाहते थे, सुधार करवाना चाहते थे। उपरोक्त कार्य पद्धति के अनुरूप कांग्रेस ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण से संबंधित प्रस्ताव पारित किए तथा राष्ट्रीय नेताओं के शिष्टमंडल ब्रिटेन भेजे। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश इकाई की स्थापना इन्हीं प्रयासों की ओर कदम था, जिसका मूल उद्देश्य ब्रिटेन में भारतीय समस्याओं के प्रति जनमत तैयार करना था। अर्थात 1889 में ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक इकाई या समिति की स्थापना की गई थी, उसका प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन में भारतीय समस्याओं के प्रति जनमत तैयार करना था। इस अवधि में नरमपंथियों द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ मांगों को हम अब देखें तो प्रशासनिक जो मांगे थी इनकी, तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका एवं न्याय व्यवस्था का पृथक्करण, जन सेवाओं में बराबरी की शर्त पर अर्थात यूरोपियों से भारतीयों की नियुक्ति तथा सेवाओं का भारतीयकरण, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो आयोजित की जाती थी तो उस परीक्षा को, उसमें जो शामिल होने वाले उम्मीदवार थे उनकी आयु को बढ़ाना तथा भारत एवं इंग्लैंड में साथ साथ परीक्षाएं आयोजित कराना, इसकी इन्होंने मांग की, क्योंकि उम्र सीमा काफ़ी कम थी, 19 वर्ष था। चौथा कि विधायिका सभाओं के लिए सदस्यों का निर्वाचन और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अवध एवं पंजाब में शेष प्रांतों के समान विधायिका सभाओं की स्थापना, इसकी प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने मांग की। आर्म्स एक्ट हटाना, तीसरे अधिवेशन में 1887 के मद्रास अधिवेशन में इसका प्रस्ताव को पारित किया गया। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस ने, 5वें अधिवेशन 1889 मुंबई में। प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वराज्य से संबंधित प्रस्ताव भी कांग्रेस ने पारित किया। तो ये कुछ प्रमुख प्रशासनिक मांगे थी नरमपंथी दौर के राजनीतिज्ञों द्वारा। तो प्रशासनिक क्षेत्र में नरमपंथियों ने सुधारात्मक दृष्टिकोण रखा, जो इनकी मांगों से स्पष्ट है। 1905 के बनारस अधिवेशन में यद्यपि स्वराज से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु यह औपनिवेशिक स्वशासन था, अर्थात ब्रिटिश सरकार के अंदर ही औपनिवेशिक स्वशासन का ये प्रस्ताव था। और यह भी जो प्रस्ताव पारित किया गया वो कांग्रेस में उभर रहे उग्र राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आप देखें कि प्रशासनिक क्षेत्र में प्रस्तुत की गई जो मांगे थी प्रशासनिक मांगे, उससे भी स्पष्ट है कि कांग्रेस एक मध्यम वर्गीय संगठन था, क्योंकि इसकी अधिकांश मांगे मध्य वर्ग की आवश्यकताओं से प्रेरित थी। तो इस प्रकार हम देख लिए कि कांग्रेस जो था पेशे माने आरंभिक कांग्रेस के जो सदस्यगण थे पेशे से वकील थे, और जो इनकी मांगे थी वह मुख्य रूप से मध्यम वर्ग से ही संबंधित थी, मध्य वर्ग से ही संबंधित थी। तो इस आधार पर कांग्रेस को एक मध्य वर्ग का संगठन कहा जाता है। अब हम लोग आर्थिक मांगों पर विचार करें तो इसके अंतर्गत आरंभिक राष्ट्रवादियों ने देश का आधुनिक ढंग से औद्योगिकीकरण का प्रस्ताव पारित किया, देश के आर्थिक विकास में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए टैरिफ की दीवारें अर्थात आयात कर की दीवारें खड़ी करने की उन्होंने मांग की। साथ ही साथ उन नियमों को निश्चित करना जिन पर टैक्स तथा आर्थिक प्रशासन निर्भर थे, उन नियमों को भी निश्चित करने के लिए इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किए। भू राजस्व को कम करना एवं नमक कर को हटाना, यह भी मांग की गई। अस्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वह सभी क्षेत्रों में लागू करना, इससे संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। भारतीय शासन के अत्यधिक सैन्य व्यय को कम करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो ये कुछ आर्थिक मांगे थी जो आरंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा की गई थी। आगे देखें
अब दिलचस्प तथ्य यह है कि आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक क्रांतिकारी मांगें प्रस्तुत की गईं। ये मांगें ब्रिटेन एवं भारत के मध्य जो तत्कालीन आर्थिक संबंधों में मौलिक परिवर्तन के प्रतीक थे और समाज के सभी वर्गों से संबंध रखते थे। जैसा कि आपको पता है कि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, तो भारत की जो उपयोगिता थी ब्रिटेन के लिए वह कच्चे माल के स्रोत और जो औद्योगिक उत्पाद थे ब्रिटेन के उनके बाजार के रूप में थी। लेकिन जो ये मांगे की गई थी वह इस संबंध में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाती थी। तो आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे वो इंग्लैंड की अधीनता से मुक्ति चाहते थे। अब हम लोग प्रथम चरण की उपलब्धियां, तो सबसे पहले हम लोग कमजोरियों पर विचार करते हैं। तो नरमपंथी राष्ट्रवादी कुछ विशेष हासिल नहीं कर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन 1888 से ही ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की विरोधी हो गई। उदारवादी नेताओं को अहिंसक, खलनायक, देशद्रोही, गद्दार कह करके अपमानित किया गया। लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर जनरल था उसका कहना था कि कांग्रेस जनता के सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करने के लिए सरकार ने प्रतिक्रियावादी ताकतों से हाथ मिलाया। फूट डालो और राज करो की नीति उसने अपनाई। अलीगढ़ आंदोलन, उसको प्रोत्साहन दिया गया। कर्जन ने तो अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों से कांग्रेस के आंदोलन को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया। जनाकांक्षाओं की उपेक्षा करते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इस संबंध में हम लोग द्वितीय चरण में विचार करेंगे। कुछ सुधार अवश्य किए गए, लेकिन ये राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। जैसे 1892 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिकाओं का विस्तार किया गया, परंतु निर्वाचन प्रणाली लागू नहीं की गई, मनोनयन प्रणाली ही लागू रही। अतः जो ये विधायिकाएं थी, विधायिका सभाएं थी, वे जनतांत्रिक नहीं बन सकी। कुछ वस्तुओं पर दोबारा आयात शुल्क आरोपित किया गया, परंतु इसका उद्देश्य भारत सरकार की आमदनी बढ़ाना था, न कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेलबाई आयोग का गठन अवश्य किया गया, परंतु भारत से धन का पलायन पूर्ववत जारी रहा। तो वेलबाई कमीशन का गठन भारत से जो व्यय हो रहे थे उसकी समीक्षा के लिए की गई थी। यह प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी प्रकार भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं को भारत में आयोजित करवाने में राष्ट्रवादी असफल रहे। तो ये कुछ विफलताएं थी आरंभिक राष्ट्रवादियों की, नरमपंथी राजनेताओं की। अब कुछ हम सकारात्मक उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन उपनिवेशवाद की आर्थिक अवधारणा एवं उसके चरित्र को उजागर किया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें दादा भाई नौरोजी, राणा डे, आरसी दत्त जैसे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत से धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक फेमिन एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया, इसमें इन्होंने 1858 से जो अकाल पड़े थे, 10 बड़े अकाल जो पड़े थे, उन अकालों के संदर्भ में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की विवेचना प्रस्तुत की थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनकी एक अन्य पुस्तक है आरसी दत्त की। इसमें भी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की विवेचना की गई थी। दूसरा कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन में भारतीय समस्याओं के समर्थन में ब्रिटेन में जनमत बनाने का प्रयास किया और इसमें वे कुछ हद तक सफल भी रहे। इसमें ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, वेडरबर्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल आदि नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। इन्होंने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडिया लीग बनाया। इसके अतिरिक्त जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया गया तथा पहली बार लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया गया। तो ये कुछ सकारात्मक उपलब्धियां हैं प्रथम दौर के राष्ट्रवादी आंदोलन की। चौथा जो उपलब्धि है कि इस चरण के आंदोलन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार की न्यायप्रियता तथा स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित उसकी शासन प्रणाली एक छद्म दिखावा है, इससे अधिक वह कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इस चरण के आंदोलन ने आगे आने वाले आंदोलनों के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया तथा उन्हें दिशा प्रदान की। द्वितीय चरण में जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों का विकास हुआ, तो उसमें इस चरण की जो कमजोरियां थी या जो उपलब्धि जो वो हासिल नहीं कर सके थे प्रथम आरंभिक राष्ट्रवादी, तो उससे उनको प्रेरणा मिली और आगे चल करके दूसरे चरण में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस चरण की सफलताओं एवं कमजोरियों से निर्देशित होकर के ही अगले चरण में उग्र राष्ट्रवादियों ने अधिक क्रांतिकारी विचारों को के आधार पर आंदोलन चलाया। दोस्तों, अब हम लोग राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण अर्थात नरमपंथी दौर से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पर विचार करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हैं और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होना था, लेकिन वहां अकाल के कारण इसका अधिवेशन बंबई में हुआ था। दूसरा कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों के अध्यक्ष बने थे। जो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, 9वां अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था 1993 में और 22वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1906 में। तो 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता उन्होंने की थी। तीसरा, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 जो मद्रास में हुआ था, इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था कांग्रेस की सदस्यता के विस्तार के लिए। चौथे जो अधिवेशन में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, इसका अध्यक्ष जॉर्ज यूले था जो कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। इसके बाद कई यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। 5वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1889 बंबई में, इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने इंग्लैंड में अपनी एक समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की। इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया समिति के मुख्य पत्र जो था इंडिया था, जिसका संपादक डिग्बी था। इस पत्र के माध्यम से ब्रिटिशों में भारतीय समस्याओं के प्रति जनमत तैयार करने का कार्य किया जाता था। कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था 1896 में हुआ कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष जो थे वो रहीमतुल्लाह सयानी थे और इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का जो गीत था वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत बना, वंदे मातरम गाया गया था। 7वां कि कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 वाराणसी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता इसकी उपाधि प्रदान की गई थी। अब हम लोग एक स्टेटमेंट पर विचार करें कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिमय मृत्यु में सहायता करूं। यह जो स्टेटमेंट है वह लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।